नमस्ते दोस्तों, मैं अंकित पाठक आज की अपनी नई कक्षा में आप सभी का स्वागत करता हूं। यह कोर्स हम UGC नेट पेपर 2 हिंदी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और इसमें हम दिसंबर 2026 के अपने नेट एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हैं। आज इस कोर्स की कक्षा संख्या 27 है। इसके पर हम लोग 26 कक्षाएँ कर चुके हैं। तो आज की कक्षा शुरू करने से पहले एक बार हम पिछली कक्षा में जो हमने देखा था उसको देख लेते हैं। तो पिछली कक्षा में हमने अपनी चर्चा शुरू की थी व्यंजन वर्णों के वर्गीकरण में, जिसमें हमने अभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर व्यंजन वर्णों का वर्गीकरण देखा था और फिर बाह्य प्रयत्न के आधार पर व्यंजन वर्णों का वर्गीकरण, जिसमें पहला था स्वर तंत्रियों के कंपन के आधार पर, जिसमें कि अपने सघोष वर्ण और अघोष वर्ण हो जाएंगे। जिसमें हमने देखा था कि किसमें स्वर तंत्रियाँ पास आती हैं जिससे झंकार उनका ज़्यादा होता है और कब दूर जाती हैं तब उनकी झंकार कम रहती है अपने मुख तक आने में, ध्वनियों में। तो इस तरह से सघोष और अघोष वर्ण ऐसा विभाजन हमने किया था। आज हम देखेंगे बाह्य प्रयत्न में ही श्वास की मात्रा, मतलब बाह्य प्रयत्न आप समझ रहे हो कि जब ध्वनि उत्पन्न हो गई उसके बाद जो अपने उच्चारण अवयव और उच्चारण स्थानों की जो क्रियाविधि है उसको हम बाह्य प्रयत्न कहते हैं। तो जब ध्वनि उत्पन्न हो गई तो उसमें श्वास की मात्रा किसमें कितनी ज़्यादा आ रही है, किसमें कम आ रही है, इस आधार पर जो वर्गीकरण है वो हम देखेंगे अपने व्यंजन वर्णों का। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। चलिए, तो बाह्य प्रयत्न में लिखिएगा के आधार पर हो गया ना। दूसरा श्वास की मात्रा के आधार पर, ठीक है। इसमें दो ध्वनियाँ हो जाएंगी आपकी, अल्प प्राण और महाप्राण। ये नाम सुना भी होगा आपने काफ़ी बार। महाप्राणीकरण जो पढ़ रहे थे ना, कि जब हम हिंदी की बहुत सारी बोलियों के बारे में पढ़ रहे थे तो वहाँ बार बार ये वर्ड आ रहा था कि महाप्राणीकरण हो जाता है, यानी क का घ हो जाता है, ऐसे करके क का ग हो जाता है, च का ज हो जाता है, ठीक है। तो अब ये वहाँ पे हम थोड़ा बहुत देखे थे, अभी इसको अच्छे से समझ लेते हैं। अल्पप्राण महाप्राण ये है कि जिसमें श्वास की मात्रा ज़्यादा निकलती है, मुख से श्वास बहुत ज़्यादा मात्रा में निकलती है जिस ध्वनि को बोलने में, वो हो जाएगा महाप्राण। जिसमें कम मात्रा में श्वास निकलती है वो हो जाएगा अपना अल्पप्राण। तो यही है इनका विभाजन का आधार कि श्वास की मात्रा मुख से कितनी मात्रा में निकल रही है, उसके आधार पर ये दोनों विभाजन किए गए हैं, अल्पप्राण और महाप्राण का। तो इसमें अपने कौन कौन से ध्वनियाँ आती हैं, तो जो वर्ग का पहला और तीसरा वर्ण है वो अपना हो जाता है अल्पप्राण, ठीक है। पहला, तीसरा और पंचम वर्ण, और जो दूसरा और चौथा वर्ण होता है वो हो जाता है अपना महाप्राण। इसका एक ट्रिक मैंने बताया था आपको, ध्यान रखना। जो भी ध्वनि हो ना उसका आप इंग्लिश फॉर्म लिख लेना। इंग्लिश में वो कैसे लिखा जाता है, जिसमें एच लगा होगा, ह की ध्वनि होगी वो हो जाएगा महाप्राण, जिसमें एच की ध्वनि नहीं होगी वो हो जाएगा अपना अल्पप्राण। तो चलिए इसको देख लेते हैं एक बार। अल्पप्राण और महाप्राण। तो इसमें क्या है, मुख से कम मात्रा में सांस निकलती है, और इसमें क्या है,
मुख से ज़्यादा मात्रा में सांस निकलती है। तो अल्प प्राण में क्या हो जाएगा, जो भी अपने वर्ग का प्रथम तृतीय, ऐसे इसको डॉट डॉट लगा लो, तृतीय और पंचम वर्ण, यानी कि क हो गया, ग हो गया, अंग हो गया, च, ज, य, ठीक है। फिर आपका ट, ड, ण, ठीक है, त, द, न, प, ब, म, ठीक है। वर्ग का प्रथम तृतीय पंचम वर्ण। इसके अलावा आपके जो होंगे सारे स्वर इसी में आएंगे। फिर य, र, ल, व, ठीक है, ये सब हो जाएंगे अल्प प्राण में। महाप्राण में वर्ग का द्वितीय और चतुर्थ वर्ण। तो कौन कौन सा हो जाएगा आपका, ख, घ, छ, ठीक है, झ, ट नहीं होगा, ठ, ढ, ये होगा थ, ध, ठीक है, फ, भ। इसके अलावा तीनों स अपने हो जाएंगे इसमें, हाँ हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आप सिंपल ये कर सकते हो। एक तो ऐसे मतलब याद रखने के लिए मैं ट्रिक बता रहा हूँ आपको कि उस ध्वनि का ना इंग्लिश फॉर्म, जैसे मान लो कि आपको ड लिखना है तो डी लिखा, डी हो गया ना ड, इसमें एच नहीं आया, ये हो जाएगा अल्प प्राण। और ढ का क्या हो जाएगा, डी एच, ये एच आ रहा है ना तो महाप्राण। तो ये ट्रिक याद रख लेना आप, जिसमें एच आ जाए ध्वनि, मतलब जो भी ध्वनि है उसका इंग्लिश लिख लो, और उसमें जिसमें एच आ रही हो ध्वनि वो हो जाएगा महाप्राण, जिसमें नहीं आ रही हो उसमें अल्पप्राण। जैसे तीनों से हैं तो एस एच, ठीक है, एस एस एच सा, ऐसे करके ना कि तीनों का लगभग एस एच होता है ना। तो वैसे तो दंत स का केवल एस भी लिखते हैं, तो थोड़ा सा स वाले में हल्का अपवाद याद रखना पड़ेगा कि तीनों स आ जाएंगे महाप्राण में। हाँ में तो खुद ही एच है ध्वनि, तो वहाँ तो होगी ही, महाप्राण में आएगा। फिर इसमें किसमें भी देख लो आप, घ में जी एच, छ में सी डबल एच, ठीक है। हाँ एक ये भी तो आपका अपवाद होता है, च, च का क्या होता है, सी एच होगा ना। तो अपवाद वाले थोड़ा सा देख लो, इस वाले ट्रिक में क्या क्या अपवाद हो जा रहा है। अपवाद में हो जाएंगे आपके, एक तो च हो जाएगा, एक ये दंत सा हो जाएगा, इन पे थोड़ा आपको ध्यान देना होगा। बाकी सब में ये ट्रिक आपका काम कर जाएगा। एच ध्वनि वाला क में देखो के होता है, एच नहीं होता है, जी में ग, फिर च में ज में जे हो गया, ब में बी हो गया। ऐसे देखो, ध है तो डी एच आ जाएगा, फ है तो पी एच आ जाएगा, ठ है तो टी एच आ जाएगा। मतलब एच ध्वनि अगर आ रही है तो महाप्राण हो जाएगा, अगर नहीं आ रही है तो अल्पप्राण होगा। अपवाद में एक च को देख लेना और दंत स को, ठीक है। तो ये अपना हो गया अल्पप्राण और महाप्राण। तो हमारी ये व्यंजन वर्णों का वर्गीकरण की चर्चा यहीं तक थी। इसमें हमने देख लिया कि अभ्यंतर प्रथम और बाह्य प्रथम के आधार पर व्यंजन वर्णों का वर्गीकरण कैसे करते हैं। अभी एक और टॉपिक रहेगा अपना उच्चारण स्थान के आधार पर।
उच्चारण स्थान पर कैसे कैसे वर्गीकरण किया गया है, तो उसमें स्वर वर्ण भी शामिल हो जाएगा। तो दोनों एक साथ देख लेंगे। तो उसके पहले हम देख लेते हैं, ये तो स्वर और व्यंजन वर्ण की चर्चा हो गई। एक अयोगवा, जो कि काफ़ी, जैसे कामता प्रसाद गुरु या वासुदेव नंदन ने अयोगवा को तो व्यंजन के अंतर्गत ही मान लिया है, लेकिन मान्यता ये है कि जो अयोगवा होते हैं वो ना स्वर होते हैं ना व्यंजन होते हैं। तो एक बार अयोगवा को हम अलग से पढ़ लेते हैं, अयोगवा के बारे में, ठीक है। तो शुरू करते हैं उसको, इसको नोट कर लेना आप। तो इसमें वर्ण विचार में अगले टॉपिक का ऐसे नाम दे देना। अच्छा, अयोगवा ध्वनियाँ। अयोगवा ध्वनियों के अंतर्गत देखो, एक तो है कि ये तो ना स्वर है, ठीक है, इसका लिख लो आप, ना स्वर है ना व्यंजन, इसलिए मतलब वर्ण हम पढ़ेंगे ना तो स्वर व्यंजन में बांट के एक तीसरा वर्ग हमें बनाना पड़ता है अयोगवा ध्वनियाँ, ठीक है। क्योंकि ना तो स्वर है ना व्यंजन, स्वर किस लिए नहीं है, स्वर ये नहीं है, क्रॉस मतलब कि नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि स्वरों की तरह इनमें स्वतंत्र गति नहीं है। तब स्वर वर्ण क्या होते हैं, खुद में स्वतंत्र होते हैं वो, ठीक है। आ हो गया, हर्ष ई दीर्घ ई जो भी है, आ हो गया, वो स्वतंत्र है, स्वर वर्ण है, अपने आ का प्रयोग करके आप अलग अलग शब्द बना सकते हो, तो स्वतंत्र होते हैं। तो इनका क्या है कि स्वरों की तो स्वतंत्र गति नहीं है इनकी। और व्यंजन क्यों नहीं है, क्योंकि ये स्वरों के बाद आते हैं, ठीक है। जनरली व्यंजन क्या होता है, व्यंजन वर्ण कि व्यंजन जो वर्ण होते हैं उसके बाद स्वर आता है। जैसे क बोलोगे तो आधा क प्लस अ ऐसे करके, या का बोलोगे तो आधा क प्लस आ। लेकिन ये क्या होते हैं, ये जो अपने युगवा होते हैं, ये व्यंजन वर्ण इसलिए नहीं है क्योंकि स्वरों के बाद आते हैं। और व्यंजन वर्ण जनरली क्या होते हैं, स्वर के पहले आते हैं, लेकिन ये इनका क्या होता है कि स्वरों के बाद आते हैं, तो ये व्यंजन वर्ण भी नहीं है। तो ना तो ये स्वर हुए ना व्यंजन हुए, तो इसीलिए ये एक तीसरी, मतलब वर्णों की अगर विभाजन की बात करें तो ये तीसरा ग्रुप बन जाएगा, स्वर और व्यंजन के अलावा अयोगवा ध्वनियाँ। तो व्यंजन भी नहीं है ये, क्योंकि व्यंजन भी नहीं है क्योंकि स्वरों के बाद आते हैं, स्वरों के बाद आते हैं। जबकि जनरली क्या होता है कि व्यंजन जो होते हैं वो स्वर वर्ण के पहले होते हैं, ठीक है। तो ये तो बात होगी कि ना तो ये स्वर हुए ना ये व्यंजन हुए, और मतलब स्वर भी नहीं हुए, व्यंजन भी नहीं हुए। तो तीसरा एक ग्रुप हो गया हमारा, वर्णों में एक तीसरा ही अलग ग्रुप हो गया अयोगवा। अब इसमें कौन कौन सी ध्वनियाँ हैं, तो इसमें अपना है 3 ध्वनियाँ हैं। कौन कौन सी, पहला अनुस्वार, ठीक है, दूसरा अनुनासिक,
और तीसरा है विसर्ग। ठीक है, अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग, ये 3 हमें पढ़ने हैं। जनरली क्या होता है कि ये जो दिन है ना, ये अनुस्वार, अनुनासिक, तो वर्णमाला में इनको एक ही माना गया है। ठीक है, हम अभी पढ़ने के लिए अलग अलग समझ लेंगे, लेकिन आप जैसे पढ़ते होगे ना स्वर वर्ण अ आ ई उ ऐसे करके जो पढ़ते हैं, अन अ लास्ट में आता है ना, अन अ, तो अन अ जो हो गया ना, तो उसमें एक अनुस्वार और एक अ हो गया विसर्ग। तो ये अनुस्वार, अनुनासिक को एक ही माना जाता है वर्णमाला में, दोनों अलग नहीं माना जाता है। हालांकि अंतर है, अभी मैं बताऊंगा आपको कि क्या अंतर है, लेकिन प्राय जो वर्णमाला होती है ना, तो उसमें अनुस्वार, अनुनासिक को एक ही माना गया है। तो इस तरह से अयोग व ध्वनियाँ कहीं कहीं आपको 2 ही मिलेंगे, अनुस्वार और विसर्ग। ठीक है, इतना ही मिलता है। तो ये भी चीज़ लिख लेना, मतलब कहीं अगर ऐसा पढ़ने को मिल जाए तो उससे ज़्यादा आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जानकारी आपको होनी चाहिए, तीनों के बारे में हम अलग अलग जानेंगे, लेकिन इस चीज़ को नोट कर लेना कि वर्णमाला में प्राय अनुस्वार और अनुनासिक को एक ही ध्वनि मान लिया जाता है। ठीक है, अब तीनों के बारे में हम पढ़ते हैं कि क्या क्या विशेषता है और क्या क्या चीज़ें हैं ये। एक ही साथ तीनों को पढ़ते हैं। ठीक है, अलग अलग कॉलम बना लेते हैं। देखो, अनुस्वार हो गया, ये अपना हो गया अनुनासिक, और तीसरा हो गया अपना विसर्ग। ठीक है, पहले विसर्ग का देख लो। विसर्ग के बारे में आप जानते हो, प्राय तत्सम शब्दों में आता है ये। हिंदी में अगर कहीं विसर्ग का प्रयोग हो रहा है ना, तो मैक्सिमम आप मान के चलना कि संस्कृत के ही वर्ड है। अपनी हिंदी में बने हुए ढले हुए शब्द में विसर्ग आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये कुछ संस्कृत के शब्द है जो हमने खूब अपने हिंदी में ले लिए हैं, और इसी में ये विसर्ग आपको देखने को मिलेगा। तो प्राय तत्सम शब्दों में प्रयोग होता है। और इसमें क्या होती है, ह की ध्वनि। ठीक है, ह की ध्वनि रहती है। और इसमें आपको बता दिया कि ये अवयोग है, तो ये भी स्वरों के बाद ही आता है, स्वरों के बाद आता है। अब जैसे में क्या क्या है आपके, ये तो जैसे यही वर्ड देख लिया, प्राय, यही है आपका अतः। ठीक है, छ। ठीक है, तो ऐसे करके ये अपना विसर्ग ध्वनि हो गया, जिसमें ह की ध्वनि आएगी। और स्वरों के बाद, तो स्वरों को बताएगा ना कि प्राय यह में, ये मैं आपको वर्ण विच्छेद अभी बताऊंगा तो उसमें भी समझ लोगे। अभी जैसे समझ लो कि जो आप यह लिख रहे हो,
तो य को तोड़ोगे तो ऐसे ही होता है ना, आधा य प्लस अ, कि इसमें अ की ध्वनि है और उसके बाद ही तो ये विसर्ग आया, तो ये यह बना। तो जब भी आएगा तो स्वरों के बाद ही आएगा विसर्ग, ये फिक्स है अपना, ठीक है। तो ये अपना हो गया विसर्ग। अब अनुसार और अनुनासिक का थोड़ा सा साथ में देख लेते हैं। देखो दोनों नासिक की ध्वनि है, नासिक क्या माने नाक वाली नासिक की ध्वनि, ये भी नासिक की ध्वनि है। अब अनुस्वार में क्या हो जाता है, अगर इसको तोड़ोगे भी ना तो अनु प्लस स्वर। अनु मतलब क्या होता है, पीछे, यानी कि स्वर के पीछे आएगा, नाम से भी है, तो हमेशा स्वर के बाद आएगा, हमेशा स्वर के बाद आता है, ठीक है। तीनों अयोगवाद ध्वनियों का वही है कि स्वर के बाद ही आएंगे, स्वर के बाद आता है। और उसकी एक सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि जहाँ ये अनुस्वार है ना, वो अपने बाद के जो व्यंजन वर्ण है, जहाँ ये अनुस्वार आ रहा है उसके बाद के व्यंजन वर्ण का पंचम वर्ण होता है ये, यानी कि उसको तोड़ के लिखना चाहोगे ना तो आप उसके पंचम वर्ण के रूप में लिख सकते हो। तो मैं आपको बताता हूँ ये क्या चीज़ है। यह अपने बाद के पंचम वर्ण की जगह प्रयुक्त होता है, ठीक है। यानी कि देखो, जैसे आप ये गंगा लिख रहे हो तो गंगा को ना आप ऐसे करके भी देखा होगा अपने संस्कृत में, कहीं कहीं ऐसा लिखा हुआ। तो ये क्या हुआ कि अब ये अंगा क्यों, क्योंकि इसके बाद का ग है ना, तो ग का पंचम वर्ण प्रयुक्त होगा, तो यही अनुस्वार है, ठीक है। जैसे आप लिखोगे पंच, तो इसको ऐसे भी देखे होगे कहीं कहीं लिखे हुए, ठीक है। तो इस तरह से कि अब जो इसका पंचम वर्ण च का क्या होता है, यहाँ होता है, तो ऐसे लिखेंगे, ठीक है। जैसे आप लिखोगे हिंदी, ऐसे लिख दिए, इसको तोड़ के लिखना हो तो क्या लिखोगे, हिंदी, ठीक है। अगर आप लिखोगे खंभा तो इसको कैसे लिखोगे, ख आधा म, मतलब जो भी लिखेंगे ना तो ये जो अपना बाद वाला व्यंजन वर्ण है, जहाँ भी अनुस्वार आ रहा है, देखो ये जहाँ अनुस्वार आ रहा है तो इसके बाद का जो वर्ण है उसका पंचम वर्ण के रूप में अगर आप लिख पा रहे हो तो समझ लेना कि वो अनुस्वार ध्वनि है, ठीक है। लिख के देख सकते हो कि वो चीज़ पॉसिबल है कि नहीं, क्योंकि आपने वो ध्वनि कहीं ना कहीं देखी भी होगी। तो ये सब क्या संस्कृत में ऐसे यूज होते थे, लेकिन अभी अभी इसी का प्रचलन है। ये जो पंचम वर्ण लिखने वाली जो मतलब विधि थी ना, ये संस्कृत में देखने को ज़्यादा मिलती थी, उसकी जगह पर हमारे हिंदी में अनुस्वार का प्रयोग हो रहा है, ठीक है। तो जनरली क्या है इसमें आप देख रहे हो, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, तो नासिक की ध्वनि है तो प्रायः क्या आएगी, न या म भी आ सकता है। जैसे विसर्ग में है ना कि ह आएगी, इसमें क्या आता है न या म की ऐसी ध्वनि आएगी। जैसे जरूरी कि हमेशा न या म भी आ सकती है, जैसे कि प वर्ग वाले रहेंगे तो वहाँ म की ध्वनि आएगी। खंबा, पंप, पंप में वही चीज़ है, आधा म है, तो हिंदी या तो न होगा नहीं तो म होगा, यही आएगा, ठीक है। च वाले में भी यहाँ ध्वनि है तो ऐसे यहाँ करके नहीं आती, वो भी नहीं हो जाता है। और दा में तो है ही ऑलरेडी ना, टटराणा में भी नहीं है, ठीक है। अंगा वाले में भी वो नहीं हो जाता है। बस ये जो आधा आपका ये आएगा ना पंचम वर्ण प वाले का, इसमें उसका उच्चारण म होता है, तो न या म की ध्वनि आती है। अब अनुनासिक क्या है, इसमें अन ऐसे करके या ऊ या फिर अन या ऊ, ऐसे लिख दो अन ऊ, या फिर ए, समझने के लिए लिख लो
इस टाइप का ध्वनि आती है इसमें। मतलब ये क्या है कि पूरा है न की ध्वनि आती है, न या म की, लेकिन अनुनासिक में ना करके पूरा न नहीं है, समझ रहे हो। अब एग्जाम्पल दिखाऊं तो समझ जाओगे। जैसे आप देखोगे, आप लिखोगे सांप, सांप बोलोगे तो देख रहे हो पूरा ना नहीं है, है ठीक है। या फिर जोंक, ठीक है। या फिर रिंगना, या रिंगना बोल रहे हो तो पूरा ना नहीं आ रहा है। और अगर आपको कन्फ्यूजन भी हो रही है ना अनुस्वार अनुनासिक में कि कौन सा अनुस्वार है कौन सा अनुनासिक है, तो तोड़ के भी दे सकते हो। जोक को अगर आप, मैंने बोला ना कि उसमें पंचमण लिख सकते हैं, जोक को आप कभी ऐसे लिखे हुए देखे हो? ऐसे कहीं नहीं लिखते जोक को, क्योंकि ये पूरी ना ध्वनि करता है, जबकि ना ध्वनि नहीं हो रही है, ऊ करके ना नहीं पूरा आ रहा है। रेंगना में रे ना नहीं है, तो जो पूरी ना ध्वनि ना है ना, पूरी ना ध्वनि आ रही वो अनुस्वार में आएगी। अनुनासिक में बस ओ इस तरह की ध्वनि आती है। तो इसमें एक चीज़ और नोट कर लेना कि ये अनुस्वार ना अ या आ के बाद चंद्र बिंदु लगता है इसमें, ठीक है, अगर अनुस्वार है तो, सॉरी अनुनासिक है तो। और ए या ओ के बाद, ए या ओ के बाद क्या लगता है आपका, केवल बिंदु लगेगा। जैसे देख रहे हो ना, जोंक में केवल एक बिंदी लग गया, रेंगना में केवल एक बिंदी लग गया, लेकिन सांप में आ ध्वनि है तो वहाँ पे चंद्र बिंदु लग गया। तो चंद्र बिंदु कहाँ लगेगा? अगर अ के बाद रहेगा तो चंद्र बिंदु लगेगा, और अगर ई ओ के बाद लगेगा तो केवल बिंदु लगेगा। तो थोड़ा सा अनुस्वार अनुनासिक में लिटिल बिट कन्फ्यूज हो सकते हो आप, लेकिन अगर देखना चाहोगे ना कि क्या अनुस्वार है कि अनुनासिक है, तो आप इस फॉर्म में इसको तोड़ लो। अगर आप देख सकते हो कि उसके पंचम में हम उसको लिख सकते हैं, ठीक है, तब वो समझ लेना कि वहाँ अपना अनुस्वार है, और जहाँ पंचम वर्ण के रूप में नहीं लिख सकते हैं वहाँ अनुनासिक है। बाकी आप ध्वनि से ही पकड़ सकते हो। जहाँ पूरा न आ रहा है ना, न या म, तो वो समझ लेना अनुस्वार है। और जहाँ पूरे न की ध्वनि नहीं है, केवल अ ओ इस तरह की ध्वनि है, जैसे जो पूरा वो न नहीं आ रहा है, तो उस तरह की ध्वनि आएगी तो वो अनुनासिक हो जाएगी। और अगर पूरा न की ध्वनि आएगा तो अनुस्वार होगा। तो अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग, ये तीनों अयोगवा ध्वनियाँ हैं, इनको आप याद रखना। जनरली अनुस्वार अनुनासिक को एक ही माना जाता है, तो अयोगवा ध्वनियाँ दो ही माने गए हैं। अगर वासुदेवानंद प्रसाद और कामता प्रसाद गुरु को पढ़ोगे ना, तो उन्हें यही लिखा है अनुस्वार विसर्ग अयोगवा में, इतना ही लिखा है। तो अनुनासिक को भी इसी में वो ले लेते हैं। तो इस तरह से अपना हो गया अयोगवा। अब हमारा एक टॉपिक है उच्चारण स्थान के आधार पे वर्णों का वर्गीकरण। उसमें हम स्वर भी लेंगे और व्यंजन भी लेंगे, और मैं आपको एक टेबल बताऊंगा, वो संस्कृत का टेबल है, शायद अपने काफी लोगों ने बचपन में पढ़ा भी हो, लेकिन उसको अगर फिर से हम देखेंगे तो उस टेबल के आधार पे हमारे जितने भी अ से लेके पूरे अ तक, और इधर क से लेके ह तक जितनी भी ध्वनियाँ हैं, उनका उच्चारण स्थान हमारा एक बार कंठस्थ भी हो जाएगा। और उस तरह पर बता भी सकते हैं कि तालव्य वर्ण कौन हुए, मूर्धन्य वर्ण कौन हुए, यानी मूर्धा से उत्पन्न वाले कौन हुए, तालु से उत्पन्न वाले कौन हुए, कंठ वाले कौन हुए। तो एक पूरा चार्ट है, वो मैं कल डिस्कस करूँगा आपके साथ, उसको देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। और अगर क्लास आपको अच्छी लगी हो तो क्लास को ज़रूर शेयर कीजिए और लोगों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करिए। रेगुलर जुड़े रहिए हमारे क्लास के साथ, और नेट की एग्ज़ाम की तैयारी ऐसे ही करते रहिए, तो दिसंबर 2026 का एग्ज़ाम हम जरूर क्लियर कर लेंगे। तो कल फिर मिलते हैं आपके साथ एक नई कक्षा में। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। धन्यवाद।